नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं ताज केयर इंस्टीट्यूट के इस जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मॉडल पेपर नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान जीके से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके अंतर्गत मैंने कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, संविधान आदि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? आभूषण, आभूषणों से जुड़ा हुआ प्रश्न आया जिसमें चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये है आपके नाक के आभूषण। महिलाएं इसे कहां पहनती है? नाक में पहनती है। ध्यान दीजिएगा, नाक के आभूषण। नाक के प्रमुख प्रमुख आभूषण कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा नाक, चुन्नी और बारी। अभी अन्य भी बहुत सारे आभूषण है नाक में पहने जाने वाले, तो उन सभी को मैं अभी का समाहित करना चाह रहा हूं एक ट्रिक के माध्यम से। एनसीसी को एफबी का लोभ हुआ, एनसीसी को एफबी का लोभ हुआ। यहां पर अभी ये नाक के आभूषण है, एनसीसी को एफबी का लोभ हुआ। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है यहाँ पर? एनसीसी, तो एन से बन जाएगा यहाँ पर नथ। नथ सीधा सा आभूषण है, सभी जानते हैं। इस सी से बन जाएगा चीप या चोप, चीप या चोप। ध्यान देना, एक आभूषण होता है चूप, एक कौन सा आभूषण है? चूप। तो ये चूप जो है वो दांत, दांत में महिलाएं आगे की तरफ दो कील मतलब टांचे लगवा लेती सोने या चांदी के, तो वो चूप है जो किसमें आता है? दांत में। और ये क्या है? चीप या चोप, तो ये नाक में पहना जाता है। फिर यहां पर हो जाएगा सी से चुन्नी, सी से क्या हो जाएगा? चुन्नी, ये रही चुन्नी। और फिर को साइलेंट है एफ, एफ से बनेगा फीणी। महाराष्ट्रियन महिलाएं पहनती बड़ी बड़ी सी बाली, फीणी कहलाती है। फिर इस बी से हो जाएगा बेसर, बेसर या बेसरी। किशनगढ़ की नायिका बनी ठनी ने नाक में पहन रखी बेसर, बेसरी आभूषण। और अब इसी बी से हो जाएगा बारी, बारी या बाली, बारी जिसे आप क्या बोलते हैं? बाली। तो इसी बी से हो जाएगा बारी या बाली। तो अब एक बारी भी आ गया यहां पर। उसके बाद अब एक होता है लोंग, महिलाएं पहनती नाक में। एक होता है भंवर कड़ी, भंवर कड़ी जिसे भंवरिया भी बोलते हैं। तो ये सारे आभूषण है नाक के। एनसीसी को एफबी का लोभ हुआ। याद कीजिएगा, नथ, चीप, चोप। ध्यान रखना, चूप होता है दांतों का, अनुस्वार लगा हुआ इस पर, दांत पर भी लगा हुआ अनुस्वार। तो ये चूप क्या है? दांत का आभूषण है। और ये चीप या चोप। सी से चुन्नी हो जाएगा, एफ से फीणी हो जाएगा, बी से हो जाएगा बेसर या बेसरी, और बारी या बाली। उसके बाद लोंग, ब से भंवरिया या भंवर कड़ी। तो ये सब किसके आभूषण है? नाक के। बताइएगा, चुन्नी और बारी यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो किसके आभूषण है? ये नाक के आभूषण है। ठीक है बात, तो चुन्नी और बारी। इसके अलावा नथ, चीप, चोप, चुन्नी हो गया, फीणी हो गया, बेसरी हो गया जिसको बेसरी कहेंगे, बारी या बाली, लौंग और भंवरिया, ये सब महिलाएं कहां धारण करती है? नाक में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान का कौन सा नृत्य केवल राजस्थान का कौन सा नृत्य, लोक नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा, केवल किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर आपको ढूंढना है महिलाओं का नृत्य कौन सा है। देख लीजिए, चंग नृत्य। चंग नृत्य होली के अवसर पर पुरुषों के द्वारा एक हाथ में चंग पकड़कर शेखावाटी, राजस्थान के शेखावाटी का प्रमुख नृत्य, पुरुषों का नृत्य। इसके बाद गैर नृत्य, ये भी होली के अवसर पर। ध्यान रखना, चंग नृत्य, हाथ में एक हाथ में चंग पकड़कर और दूसरे हाथ से बजाते हुए वृत्ताकार पथ में घूमते हुए पुरुषों के द्वारा शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है होली के अवसर पर। फिर गैर नृत्य है, तो ये गैर नृत्य भी पुरुषों के द्वारा अब यह मेवाड़ यानी उदयपुर और बाड़मेर में किया जाता है। ध्यान रखना, तो
तो ये भी पुरुषों का नृत्य है। मेवाड़ में इसे भील जनजाति के लोग करते हैं और बाड़मेर में इसको अन्य लोग करते हैं। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य भी किया जाएगा। ध्यान रखना ये विवाह के अवसर पर होगा। ढोल नृत्य होगा सांचलिया जाति के विवाह पर, सांचलिया जाति के विवाह के अवसर पर। ढोली माली सरगड़ा, ढोली माली सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। 4-5 बड़े बड़े ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुखिया थांकना शैली में नृत्य ढोल को बजाना प्रारंभ करता है और जैसे थांकना समाप्त होता है वैसे ये कुछ पुरुष जो होते हैं वो मुंह में तलवार लेकर, हाथ में रुमाल और डंडे लेकर लयबद्ध होकर नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो चंग नृत्य भी पुरुषों का है, गैर नृत्य भी पुरुषों का है और ढोल नृत्य भी पुरुषों का है। जबकि ये घूमर नृत्य, ये जो घूमर नृत्य है ये केवल किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। महिलाओं के द्वारा संपूर्ण राजस्थान, महिलाओं के द्वारा संपूर्ण राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर, संपूर्ण राजस्थान में कब किया जाता है? तो मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। तो ऐसी हालत में इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? महिलाओं के द्वारा, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है आपका? घूमर नृत्य। और इसी नृत्य को, घूमर नृत्य को राजस्थान में नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर और राजस्थान का राज्य नृत्य भी इसे कहा जाता है। तो ये महिलाओं के द्वारा संपूर्ण राजस्थान में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। और ऊपर के जो तीनों नृत्य हैं ये पुरुषों के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये नृत्य केवल महिला प्रधान नृत्य। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा घूमर नृत्य। प्रश्न नंबर 3, 13 ताली नृत्य। फिर नृत्य से जुड़ा हुआ प्रश्न। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? ध्यान दीजिएगा। 13 ताली नृत्य रामदेव जी, किसको समर्पित है? रामदेव जी। भाद्रपद महीना चल रहा है, रामदेव जी का महीना है। ध्यान दीजिएगा। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेलों के अवसर पर, अभी चल रहे रामदेव जी के मेले, रामदेव जी के मेलों के अवसर पर रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था, कामड़ पंथ। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़ पंथ। कामड़ पंथ के लोगों द्वारा, कामड़ पंथ के लोगों द्वारा रामदेव जी का यशोगान करते हुए, रामदेव जी का क्या करते हुए? यशोगान करते हुए अपने शरीर पर 13 मंजीरे, अपने शरीर पर 13 मंजीरे, जानते हैं ना मंजीरे, भजन संध्या के दौरान ऐसे बजाते, तो अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर ये नृत्य किया जाता है। ये जो 13 मंजीरे होते हैं, इन 13 मंजीरों में से 9 मंजीरे तो कलाकार अपने दाएं पैर में बांधता है। 9 मंजीरे तो कलाकार अपने दाएं पैर में यानी सीधे पांव में बांधता है। और इनमें से 4 मंजीरे जो होते हैं वो दोनों हाथों में होते हैं। 4 मंजीरे जो होते हैं वो दोनों हाथों में पकड़े होते हैं। अर्थात एक मंजीरा तो यहाँ पर दोनों हाथों में और 2 मंजीरे इन दोनों कोहनियों पर। तो 4 मंजीरे दोनों हाथों में होते हैं, 9 मंजीरे दाएं पैर में होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 13 ताली नृत्य है ये रामदेव जी के मेलों के अवसर पर कामड़ जाति के लोगों द्वारा, कामड़ पंथ के लोगों द्वारा रामदेव जी का यशोगान करते हुए अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर किया जाता है। इन 13 मंजीरों में 9 मंजीरे दाएं पैर में सीधे पांव में तथा 4 मंजीरे दोनों हाथों में होते हैं, 2 यहाँ पर और 2 कोहनियों में। इस प्रकार ये नृत्य किया जाता है। और ध्यान रखना, अगर इसकी आपसे प्रमुख कलाकार पूछे, सबसे प्रमुख कलाकार, तो वो है मांगी बाई। कि सबसे प्रमुख कलाकार कौन है? मांगी बाई। इसके अलावा यहाँ पर सोनी बाई है, मोहनी बाई है, नारायणी बाई है, लक्ष्मण दास कामड़ है, परम दास कामड़ है और गोरम दास कामड़ है। तो ये इस नृत्य के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। सबसे प्रमुख कलाकार कौन है? तो मांगी बाई। और आप ध्यान रखना, ये जो नृत्य है आपका 13 ताली नृत्य, इसका प्रारंभ, इस 13 ताली नृत्य का प्रारंभ अगर पूछे आपसे तो पादरला गांव से हुआ है। पादरला गांव जो पाली में पड़ता है, पादरला गांव पाली से नृत्य का प्रारंभ हुआ है। तो रामदेव जी के मेलों के अवसर पर कामड़ पंथ के लोगों द्वारा अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर रामदेव जी का यशोगान करते हुए, उनका गुणगान करते हुए ये कामड़ जाति के लोगों द्वारा नृत्य किया जाता है। इन 13 मंजीरों में 9 मंजीरे दाएं पैर में बांधे जाते हैं और 4 मंजीरे दोनों हाथों में होते हैं, 2 यहाँ पर और 2 कोहनियों पर।
और इस नृत्य की सबसे प्रमुख कलाकार अगर पूछे तो मांगी बाई। इसके अलावा नारायणी बाई है, मोहनी बाई है, सोहनी बाई है, लक्ष्मण दास है, परम दास है और गोरम दास के प्रमुख कलाकार है। और अगर आपसे पूछे कि इस नृत्य का प्रारंभ कहां से हुआ है मित्रों, इस नृत्य का प्रारंभ हुआ है पादरला गांव पाली से। तो 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है, तो रामदेव जी को समर्पित है। पीरों के पीर, रामसा पीर, इनको कहते हैं रुणेचारा धनी, इनको कहते हैं कृष्ण का अवतार, नीला घोड़ा सवार रामदेव जी क्या है ये प्रमुख नृत्य। प्रश्न नंबर 4, किले और उसके प्रकार, किले और उसके प्रकार को सुमेलित कीजिए। ध्यान दीजिएगा, दान व दुर्ग आपको बताया था ऐसा किला जिसके चारों तरफ रेत ही रेत हो, वन दुर्ग जिसके चारों तरफ वन हो, घना वन हो, एरंड दुर्ग जहां पहुंचने का रास्ता कठिन हो, और पारिक दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई हो, गहरी खाई हो। तो ऐसे किले कहलाते हैं आपके इन शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के किले। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर धान व दुर्ग, अब ये रेत वाला किला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर, रेती रेत घोर रेगिस्तान, सोनारगढ़, जैसलमेर का सोनारगढ़, सोनार किला जो है वो दान व दुर्ग की श्रेणी में आता है। वन दुर्ग, सिवाना दुर्ग, हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित यह किला कुमट की झाड़ियां होने के कारण वन दुर्ग की श्रेणियों में आता है। एरन दुर्ग, चित्तौड़गढ़, गढ़ तो बस चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, राजस्थान में स्थित 9 प्रकार की श्रेणियों में से दान व दुर्ग को छोड़कर, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में रेत नहीं है, बाकी सब कुछ सारी श्रेणियां इस किले में विशेषताएं, सारी श्रेणियों की विशेषताएं इस किले में पाई जाती है। तो एरन दुर्ग में यहाँ पर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़। कठिन रास्ते वाला, जहां पहुंचने का रास्ता कठिन हो, सरपीला रास्ता हो, कटीली झाड़ियां हो, पथरीले रास्ते हो, वैसा किला चित्तौड़गढ़। और एक पारिक दुर्ग, तो ये पारिक दुर्ग ध्यान दीजिएगा भरतपुर का लोहागढ़, भरतपुर के लोहागढ़ के चारों तरफ दो तो अभी दोहरे परकोटे हैं और दोहरे परकोटे के चारों तरफ गहरी खाई खुदी हुई है जिसमें सुजान गंगा नहर से पानी भरा जाता था। तो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है लोहागढ़। इस प्रकार आप देखिएगा सुमेलित हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो ए दान व दुर्ग जैसलमेर यानी 4, बी वन दुर्ग यानी सिवाना दुर्ग 3, इसके बाद सी एरन दुर्ग यानी 2 चित्तौड़गढ़, इसके बाद डी पारिक दुर्ग, तो पारिक दुर्ग की श्रेणी में आ रहा है आपका भरतपुर का लोहागढ़। 4 3 2 1 देख लीजिए, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ये रहा आपका उत्तर। दानव दुर्ग जैसलमेर, वन दुर्ग सिवाना, एरन दुर्ग चित्तौड़गढ़ और पारिक दुर्ग भरतपुर। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सुमेलित हो जाएगा। 4 3 2 1 ये रहा आपका उत्तर इसका। तो ये हो जाएगा आपका इसका प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 5, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं कौन सा है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है कौन सा किला है। तो अब ये जयपुर का नाहरगढ़, ये कौन सा, जयपुर, जयपुर में पड़ता है नाहरगढ़। ध्यान दीजिएगा नाहरगढ़, नाहरगढ़ में नाहरगढ़ का किला निर्माता, नाहरगढ़ किले का निर्माता है सवाई जय सिंह। नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, सवाई जय सिंह ने, मराठा आक्रमण से बचने के लिए। और फिर आप देखिएगा ये जो दुर्ग है आपका नाहरगढ़, ये जो नाहरगढ़ दुर्ग है, ये नाहरगढ़ दुर्ग सवाई जय सिंह ने बनवाया है। अब इस किले की श्रेणी है गिरि दुर्ग, इस किले की श्रेणी कौन सी है, गिरि दुर्ग। ये पर्वत पर स्थित किला है और जिस पर्वत पर ये किला बनवाया गया है यहाँ पर नाहर सिंह भूमिया नामक एक तांत्रिक रहता था, तो उसी के नाम पर इस किले का नाम किया गया है नाहरगढ़। और ये इसके उपनाम, इसे बहुत सारे नामों से जानते हैं। एक तो नाहरगढ़ इस किले का नाम, और अभी इसकी आकृति जो है भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के समान है, तो अभी इसको सुदर्शन गढ़ कहते हैं। इसे कहते हैं सुलक्षण गढ़, इसे सुलक्षण गढ़ भी कहते हैं। अब ये इसे कहते हैं जयपुर का मुकुट, नाहरगढ़ को जयपुर का मुकुट भी कहते हैं, इसे कहते हैं जयपुर का मुकुट। अब ये इसे कहते हैं जयपुर का रक्षक। ध्यान दीजिएगा इस किले को ध्वजगढ़ कहा जाता है, इस किले को क्या कहा जाता है, ध्वजगढ़। और इस किले को किले महलों का दुर्ग भी कहा जाता है, इस किले को क्या कहा जाता है, महलों का दुर्ग। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस किले में एक जैसे 9 महल बने हुए। ये जो नाहरगढ़ का किला है इसमें एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह ने।
सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने इसमें एक जैसे 9 महल बनवाए थे। एक जैसे क्या बनवाए थे? 9 महल अपनी 9 पासवानों के लिए। सवाई माधो सिंह की 9 पासवानें थी, उपपत्नियां। 9 पासवानें यानी कौन? उपपत्नियां। ध्यान दीजिएगा, राजपूत राजा अपने महल में स्थित कुछ सुंदर दासियों को अपनी उपपत्नियां स्वीकार कर लेते थे। उन्हें पासवान, परदायत, खवासन, दरोगा, गोला आदि नामों से जाना जाता है। तो सवाई माधो सिंह की 9 पासवानें थी। उन 9 पासवानों के लिए सवाई माधो सिंह ने इस नाहरगढ़ के किले में एक जैसे 9 महल बनवाए थे। इसी कारण इस किले को महलों का दुर्ग भी कहा जाता है। ध्यान रखना, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए वो कौन सा किला है आपका? सुदर्शनगढ़, जिसको हम कहते हैं नाहरगढ़, सुलक्षणगढ़, जयपुर का मुकुट। मीठड़ी के किले, मीठड़ी की पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? मीठड़ी की पहाड़ी पर। तो आप इस किले को मीठड़ी का किला भी कहते हैं क्योंकि ये मीठड़ी की पहाड़ी पर है। और इसके अन्य नाम सुदर्शनगढ़, सुलक्षणगढ़, जयपुर का मुकुट, जयपुर का रक्षक, ध्वजगढ़ और महलों का दुर्ग भी इसे कहा जाता है, जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने जयपुर में मराठा आक्रमण से बचने के लिए करवाया था। और इसी किले में सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। इसीलिए इस किले को महलों का दुर्ग भी कहा जाता है। तो महलों का दुर्ग, एक जैसे 9 महल वाला किला कौन सा हो जाएगा आपका? नाहरगढ़, जयपुर का नाहरगढ़। प्रश्न नंबर 6, माउंट आबू, राजस्थान। माउंट आबू, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है। ये कौन से मंदिर है? तो आप देखिएगा, ये है जैन मंदिर। जैन मंदिर, जैन मंदिर में कला है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर विमल शाह राजा थे। विमल शाह ने आदि का जैन मंदिर बनवाए थे, आदिनाथ जैन मंदिर बनवाए थे। देवर जेठानी के मंदिर, देरानी जेठानी के मंदिर यहाँ पर बनाए। देरानी जेठानी के मंदिर भी यही बने हुए हैं। ये सारे मंदिर आदि का जैन मंदिर के रूप में विमल शाह ने बनवाए थे। तो इस मंदिर का निर्माण करवाते समय उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति, जो भी कारीगर, घोषणा क्या की थी कि जो भी कारीगर है वो पत्थर का बारीक से बारीक पाउडर लाएगा, मतलब घिसकर पाउडर लाएगा, उसको मैं उतना ही सोना दूंगा। तो ऐसी हालत में हुआ ऐसा कि जो कारीगर थे, इन कारीगरों ने, अभी क्या चीनी हथौड़ी से अगर आप पत्थर के टुकड़े करते तो उसका कोई महत्व नहीं है, आपको लाना है घिस घिस कर पाउडर। तो इन लोगों ने अभी यहाँ पर इतनी बारीक बारीक सी नक्काशी की, पत्थरों को ऐसा बारीक बारीक सा घिसा, क्योंकि उनको पाउडर चाहिए होता था, शाम को सोना चाहिए उसके बराबर। तो घिस घिस कर इन्होंने इस मंदिर को इतनी बारीक बारीक नक्काशी की है। मैं बोलता हूं कि आप दूध की क्रीम को भी इतना बारीक नहीं काट सकते, जितनी बारीक इन्होंने पत्थर को, संगमरमर को काटकर इतनी सुंदर यहाँ पर मूर्तियां बनाई है। तो ये जो किला है, ये मतलब ये जो मंदिर है, ये विमल शाह ने बनवाया। और इस जैन मंदिर स्थापत्य के लिए सुंदर, बहुत सुंदर ये मंदिर बने हुए। तो ये जो मंदिर बना था, इसका नाम प्रारंभ में दिल वालों का मंदिर था, क्योंकि इन लोगों ने दिल से बनाया, घिस घिस कर बनाया, मतलब बैठे बैठे किसी भी एक आकृति को घिस कर इतनी बारीक से बारीक इन्होंने यहाँ पर कारीगरी की कि उसको, उनको पाउडर चाहिए था पत्थर का। तो इस मंदिर को प्रारंभ में दिल वालों का मंदिर कहा गया था। फिर यही शब्द घिस घिस कर क्या हो गया? दिलवाड़ा, देलवाड़ा, देलवाड़ा मंदिर। तो जैन मंदिर, आदिनाथ जैन मंदिर है जो विमल शाह मंदिर कहलाता है जो, और एक यहाँ पर देरानी जेठानी का मंदिर भी है। तो ये जो मंदिर है ये अपनी मूर्ति कला के लिए, अपनी शिल्प कला, अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि अगर भारत में आपको ताजमहल के बाद अगर सुंदर स्थापत्य देखना है, ताजमहल के बाद अगर आपको कुछ भारत में सुंदर स्थापत्य देखना है तो अवश्य ही वो कहां पर है? देलवाड़ा में, माउंट आबू। ताजमहल के बाद अगर आपको भारत में कुछ सुंदर स्थापत्य देखना है तो कहां जाना है? आपको देलवाड़ा के मंदिर में ही दिखाई देगा। ये बात हमारे राजस्थान के इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। तो जैन मंदिर में कला है, तो ये जैन मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध है और बहुत सुंदर यहाँ पर मूर्ति कला, शिल्प कला की गई है। चूंकि यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए हम इन मंदिरों को दूर जाकर नहीं देख सकते, वहां जाकर ही आप इसका अनुभव कर सकते हैं। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि भारत में अगर स्थापत्यों में ताजमहल के बाद कोई सुंदर स्थापत्य है तो वो देलवाड़ा के जैन मंदिर ही है।
यहाँ पर देवरानी जेठानी का मंदिर भी है ये पास में, और यहाँ पर विमल शाह मंदिर भी है जिसे आदिनाथ जैन मंदिर भी कहा जाता है। तो ये सब किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिर, जैन मंदिर की कला के, मूर्ति कला के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड भी इसकी बहुत तारीफ करते हैं। प्रश्न नंबर 7, किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था? ध्यान दीजिएगा, मानसिंह फर्स्ट जो था उसके, मानसिंह फर्स्ट, यह है आपका मानसिंह फर्स्ट, जयपुर आमेर का राजा। तो आमेर के जो राजा थे मानसिंह फर्स्ट, इन्हें अकबर ने कहां का? बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। तो बंगाल गए थे, तो बंगाल अभियान के दौरान मानसिंह के 3 पुत्रों की मृत्यु हुई थी। बंगाल अभियान के दौरान इसके कितने पुत्रों की मृत्यु हुई थी? 3 पुत्रों की, जिसमें आप देखिएगा एक तो था हिम्मत सिंह, एक था दुर्जन सिंह, और एक था सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था जगत सिंह। तो मानसिंह के 3 पुत्रों की मृत्यु बंगाल अभियान के दौरान हुई थी। बंगाल भेजा था अकबर ने उस दौरान। तो ऐसे हालत में अब बाद में जब मानसिंह को अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने भेजा था 1576 में, तब ये मानसिंह जो था ये चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर है जिसका नाम है मीरा मंदिर, क्योंकि मीरा यहां पर पूजा करती थी इसलिए इस मंदिर को मीरा मंदिर भी कहते हैं। जबकि इसका मूल नाम क्या है? तो इसका मूल नाम है कुंभश्याम मंदिर। तो ये कुंभश्याम मंदिर राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़गढ़ में। तो इसे कुंभश्याम मंदिर, मीरा मंदिर की मूर्ति को मानसिंह लेकर आया। मीरा मंदिर की मूर्ति को मानसिंह चित्तौड़गढ़ से लेकर आया था, और इस मूर्ति से मानसिंह की पत्नी का नाम है कंकावती। मानसिंह की पत्नी का क्या नाम है? कंकावती। इसी कंकावती ने अपने सबसे छोटे बेटे जगत सिंह की याद में, अपने सबसे छोटे पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में अब ये वाला मंदिर बनवाया था। इसको आप क्या बोलते हैं? जगत शिरोमणि मंदिर से बोलते हैं आप, जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था मानसिंह की पत्नी कंकावती ने। तो ये किसकी याद में करवाया था? जगत सिंह। और जगत सिंह कौन है? मानसिंह का पुत्र है। और ये इसकी पत्नी का क्या नाम है? तो कंकावती ने बनवाया ये मंदिर मूल रूप से। और इस मंदिर की मूर्ति को मानसिंह फर्स्ट चित्तौड़ के मीरा मंदिर से लाया था, जिसका मूल नाम क्या है? तो कुंभश्याम मंदिर। तो इस मंदिर का निर्माण मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया, चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से लाई गई मूर्ति से। और ये कहां पर है वर्तमान में? तो ये है आमेर के किले। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, यहां दे रखी 4 चित्र शैलियां और उनकी उपशैलियां। तो हमको देखना है कि यहाँ पर दिए गए जो चित्र शैली और उनकी उपशैलियों के जो कौन सा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है मेवाड़ स्कूल के अंदर नाथद्वारा, देवगढ़, उदयपुर बिल्कुल आते हैं। नाथद्वारा, देवगढ़, उदयपुर, चावंड आदि आते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही है, सही सुमेलित है। मारवाड़ स्कूल किशनगढ़, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर आता है, बिल्कुल ठीक है। आरती स्कूल कोटा, बूंदी, झालावाड़ आता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ढूंढाड़ स्कूल चावंड और उदयपुर ये दोनों जो है ये मेवाड़ चित्रशैली की, मतलब मेवाड़ चित्रशैली की उपशैलियां हैं। और ढूंढाड़ में कौन कौन सी आएंगी? तो आदि ढूंढाड़ में आएंगी कौन कौन सी? ढूंढाड़ के अंदर आदि आमेर, जयपुर, उनियारा, इसके बाद अलवर, शेखावाटी आदि इसकी प्रमुख उपशैलियां हैं। जबकि यहाँ क्या दे रखा है? चावंड और उदयपुर। तो ये तो किसकी है? मेवाड़ की है। तो ऐसे हालत में यही विकल्प आपका क्या है? यहाँ पर सुमेलित नहीं है। उत्तर हो जाएगा यही वाला, बाकी सब क्या है? सुमेलित है। चावंड और
उदयपुर चित्रशैलियां ये आएंगी मेवाड़ के अंतर्गत, जबकि ढूंढाड़ चित्रशैली में कौन कौन सी आएंगी, आमेर, जयपुर, उनियारा, अलवर और शेखावटी प्रमुख रूप से ये इसकी उपशैलियां हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला। कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये नहीं है सुमेलित, बाकी सब क्या है सुमेलित, बाकी सब सही है पर ये सुमेलित नहीं। प्रश्न नंबर 9, सुमेलित है, कौन सा सही है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर हस्तकला से संबंधित प्रश्न आ रहा है आपका। बादला, पानी की बोतलें, जयपुर नहीं, बादला बनता है जोधपुर में। बादला कहां बनता है, जोधपुर में। पानी की जिंक धातु की, जिंक धातु की पानी की बोतलें होती हैं जिनमें पानी लंबे समय तक ठंडा रहता है। इन पर अब एक कपड़े का आवरण यानी कवर चढ़ा होता है, तो ये बोतलें जोधपुर में बनती, जयपुर में नहीं बनती। मसूरिया साड़ी बिल्कुल ठीक है, कोटा में बनती है। मसूरिया साड़ी जिसको हम बोलते हैं मसूरिया मलमल, कोटा डोरिया, राजस्थान की बनारसी साड़ी का निर्माण कोटा में होता है, कोटा के कैथून में होता है। कोटा के कहां पर होता है, कैथून में, तो ये सुमेलित है, बिल्कुल ठीक है। और देख लीजिए नमदा, नमदा जोधपुर में नहीं बनता, नमदा बनता है टोंक में। नमदा निर्माण कहां होता है, टोंक में होता है। संगमरमर की नक्काशी टोंक में नहीं होती, ये होती है आपकी कहां पर, ये होती है एक तो जयपुर में, एक होती है आपकी नागौर में, एक होती है किशनगढ़ अजमेर में, और एक होती है अलवर के थाना गाजी में। संगमरमर पर नक्काशी टोंक में नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। जबकि मसूरिया साड़ी कोटा के कैथून में बनती है, तो ये उत्तर है आपका सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है, मसूरिया साड़ी, कोटा डोरिया जिसको आप मसूरिया मलमल भी कहते हैं, और इसे कहते हैं हम राजस्थान की बनारसी साड़ी जो कोटा के कैथून में बनती। तो एक सुमेलित हो जाएगा आपका, बाकी सब गलत है। बादला जोधपुर होना चाहिए, नमदा टोंक में होना चाहिए, और संगमरमर की नक्काशी जयपुर, नागौर, किशनगढ़ और अलवर में होती है, जबकि ये टोंक लिख रहा है गलत। तो एक ही सही है यहाँ पर मसूरिया साड़ी वाला विकल्प, बाकी तीनों गलत। प्रश्न नंबर 10, हिंडोनी, हिंडोनी लोकगीत गाया जाता है, कब गाया जाता है? पहली बात तो ये हिंडोनी है क्या, हिंडोनी, इंडोनी ध्यान दीजिएगा, इंडोनी क्या होती है, तो इंडोनी होती है आपके सिर और मटके के बीच, सिर व मटके के बीच रखी जाने वाली अलंकृत वस्तु, सजी सजाई वस्तु, सिर व मटके के बीच रखी जाने वाली अलंकृत वस्तु। ध्यान देना, ये सजी सजाई सी होती है। एक तो हम टॉवल लपेट कर रख लेते हैं सिर और मटके के बीच, चुंबला चुंबली नहीं, ये कौन सी है, अलंकृत, जिसको आप देखते हैं बासन में। महिलाएं जो है वो सिर पर बासन लेकर आती है, उस समय पर यहाँ कमर तक, यहाँ पांव तक, घुटनों तक लटका कर रखती है इंडोनी, तो वो कहलाती है इंडोनी। तो आप देखना कि ये इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, तो कब गाया जाता है, इंडोनी का मतलब क्या है, सिर और मटके के बीच रखी जाने वाली अलंकृत वस्तु। तो अवश्य ही जब आप सिर पर मटका रखेंगे उसी समय पर आपकी ये जो आपकी इंडोनी जो है रखी जाएगी। तो इस हालत में पति की मृत्यु पर पत्नी के द्वारा विवाह समारोह के दौरान महिलाओं द्वारा कुएं पर पानी लेते जाते समय, महिलाओं के द्वारा कुएं पर पानी लेने जाते समय ये इंडोनी गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है, इंडोनी गीत। और ध्यान देना, ये जो इंडोनी गीत है ये कालबेलिया जाति का है। कौन सी जाति का है ये, कालबेलिया। इंडोनी गीत कौन सी जाति का है मित्रों, तो ये है कालबेलिया। कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्यों में आता है इंडोनी नृत्य, कालबेलिया जाति। ध्यान रखना, कालबेलिया जाति की नृत्यों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में से शामिल किया गया है 2010 में। कब किया गया है, 2010 में। और कालबेलिया नृत्यों की प्रसिद्ध नृत्यांगना है पद्मश्री गुलाबो बाई, इनका नाम क्या है, पद्मश्री गुलाबो बाई सपेरन। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना पद्मश्री गुलाबोबाई। और अब ये कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से 4 है। एक तो इंडोनी हो गया आपका, एक नृत्य तो ये इंडोनी हो गया, एक हो गया शंकरिया, प्रेम कहानी पर आधारित नृत्य शंकरिया, स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाएगा। एक नृत्य है यहाँ पर बागड़िया,
एक नृत्य है यहाँ पर कौन सा, बागड़िया। बागड़िया महिलाओं के द्वारा भीख मांगने की एक्टिंग करते हुए, अभिनय करते हुए किया जाता है। और एक नृत्य है इनका पनिहारी नृत्य। एक कौन सा नृत्य है, पनिहारी नृत्य। तो पनिहारी नृत्य भी पानी भरने जाते समय गाया जाता है, किया जाता है, नृत्य भी किया जाता है और गीत भी उस समय पर गाए जाते हैं। सागर पानी भरबा जाऊं सा नजर लग जाए, तो इंडोनी लोकगीत जो है वो कुएं पर पानी भरने जाते समय गाया जाता है। इंडोनी, इंडोनी है क्या, सिर और मटके के बीच रखी जाने वाली अलंकृत वस्तु। और आप देखिएगा ये इंडोनी एक नृत्य भी है, जो किसका है, तो कालबेलियाओं का है। और कालबेलिया के नृत्यों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 4 नृत्य हैं इनके प्रमुख रूप से, एक तो इंडोनी हो गया, एक शंकरिया हो गया, एक बागड़िया हो गया और एक पनिहारी हो गया। और कालबेलिया नृत्यों की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो पद्मश्री गुलाबोबाई सपेन। तो इस प्रकार इंडोनी, इंडोनी गीत कब गाया जाएगा, तो ये महिलाओं के द्वारा कुएं पर पानी लेने जाते समय गाया जाएगा। मटके रखकर, जब मटके रखेंगी, चुमला रखेंगी, अलंकृत वस्तु रखेंगी तब, तो तब रखेंगी तब वो पानी लेने जा रही तब। तो इस प्रकार ये गीत गाया जाएगा कब, महिलाओं के द्वारा कुएं पर पानी भरने जाते समय। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है, जिसमें बकरी के चमड़े की परत से ढका आधा नारियल का खोल जुड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये होता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र है ये, रावण हत्ता वाद्य यंत्र। क्या करते हैं, लेकिन बांस का डंडा ले लेते हैं, बांस के डंडे के ऊपर यहाँ पर नारियल का आधा नारियल ले लेते हैं, उस पर आप बकरे का चमड़ा चढ़ा देते हैं और फिर उस पर तार लगे होते हैं। उस पर क्या लगे होते हैं, तार लगे होते हैं। फिर उसको धनुषनुमा होती है ना, वायलिन बजाने के लिए जो डंडी होती है वो धनुषनुमा होती है, तो उसको इस प्रकार सारंगी की तरह बजाते हैं। राजस्थान का ये देसी सारंगी कह सकते हैं इसको, राजस्थान की देसी वायलिन, इसको आप वायलिन कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वायलिन। ऊर्जा काले कावा, गदर फिल्म का गाना, उसमें वायलिन बज रहा है, आपका रावण हत्ता बज रहा है। आप देखिए इसका उपयोग कई जगह पर नायक जाति के भोपों द्वारा, नायक जाति के भोपों को थोरिया जाति कहती के द्वारा बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय, बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय नायक जाति के भोपे इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ कामर जाति के लोगों द्वारा, कौन सी जाति के, कामर जाति के लोगों द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय भी, रामदेव जी की जो फड़ है उसका वाचन करते समय भी इस रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे हालत में एक लंबा वाद्य यंत्र जिस पर बांस का लंबा तना, बांस का डंडा है, बांस का लंबा तना होता है, जिस पर बकरी के चमड़े की परत चढ़ाकर क्या आधा नारियल, यहाँ आधा नारियल लगा होता है और उसको धनुषनुमा इस तरह डंडी से बजाते हैं। ये नृत्य को, ये कौन सा आपका वाद्य यंत्र है, रावण हत्ता वाद्य यंत्र। और इसका उपयोग विभिन्न स्थानों पर होता है। एक तो नायक है थोरिया जाति के लोग बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय भी इसका उपयोग करते हैं, और कामर जाति के लोगों द्वारा रामदेव जी की फड़ का वाचन करते समय भी इस रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये रावण हत्ता होता है, ठीक है, इस तरीके से इसको बजाया जाता है, सारंगी की तरह, वायलिन की तरह। प्रश्न नंबर 12, सुमेलित कीजिए, ध्यान दीजिएगा। सिंहतल, रेन, खेड़ापा, शाहपुरा। राम स्नेह संप्रदाय की 4 पीठ, पिछले पेपर में मैंने याद करवाया आपको। सिंहतल की पीठ बनाई हरि रामदास जी ने। सिंहतल की पीठ की स्थापना किसने की है, हरि रामदास जी ने। और ये जो पीठ है ये है बीकानेर। सिंहतल वाली राम स्नेही संप्रदाय की, ये सब किसकी है, राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है ये सारी। इसमें सबसे जो मुख्य पीठ है वो है आपकी शाहपुरा में। रुक जाइए, सिंहतल हरिराम संत हरिरामदास जी ने बनाई। सिंहतल कहां पड़ता है, तो बीकानेर में। रेण, संत दरियाव जी, रेण बनाए किसने, संत दरियाव जी, नागौर में। संत दरियाव जी ने पीठ कहां बनाई है, नागौर में। इसके बाद खेड़ापा बनाइए राखे रामदास जी, खेड़ापा की पीठ है कहां पर, रामदास जी ने बनाई है जोधपुर में। और शाहपुरा वाली पीठ, मुख्य पीठ, ये बनाई रामचरण जी ने, शाहपुरा भीलवाड़ा। कहां पड़ता है ये, शाहपुरा आपका भीलवाड़ा पड़ता है, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा। तो आप लिख लीजिए 4 पीठी होगी, इसको सुमेलित कर लेंगे हम लोग।
अब इसको याद कर लीजिए ट्रिक के माध्यम से, टेढ़ी मेढ़ी सी ट्रिक है। राम शाह ने दर राखे हरि सिंह की। राम शाह ने दर राखे हरि सिंह की। राम शाह ने दर राखे हरि सिंह की। अब आप लीजिए रा से रामचरण, रामचरण जी। तो रामचरण जी ने इस संप्रदाय की मुख्य पीठ की स्थापना शाहपुरा में। शाह से क्या हो जाएगा? शाहपुरा। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रामचरण जी। रामचरण जी ने बनाई शाहपुरा में पीठ। फिर द से हो जाएंगे दरियाव जी, दरियाव जी। और रे से हो जाएंगे रेण नागौर। रेण नागौर की पीठ कहां बनाई है? संत दरियाव जी ने बनाई है रेण में। फिर राखे, रा से हो जाएंगे रामदास जी, रामदास जी। और खे से हो जाएंगे खेड़ापा, कैसे हो जाएगा? खेड़ापा। खेड़ापा की पीठ किसने बनाई? तो रामदास जी ने बनाए। फिर हरि से हो जाएंगे हरि रामदास जी, हरि रामदास जी। और सिंह से हो जाएगा सिंहथल, सिंह से हो जाएगा सिंहथल। तो अब ये राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठ है। इसमें शाहपुरा वाली पीठ की स्थापना रामचरण जी ने की है, जिन्होंने राम स्नेही संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, राम स्नेही संप्रदाय को स्टार्ट किया था। तो इसकी मुख्य पीठ कहां पर है? शाहपुरा में। फिर दरियाव जी, द से दरियाव जी, र से रेण हो जाएगा। संत दरियाव जी ने बनाई नागौर वाली पीठ, राम स्नेही संप्रदाय की अन्य पीठ में दरियाव जी। और ध्यान रखना, ये जो आपके संत दरियाव जी ने नागौर में रेण में पीठ बनाई, इसे राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना की पीठ कहा जाता है, क्योंकि संत दरियाव जी का मानना था कि राम शब्द में र से राम और म से मोहम्मद निकला है, इसलिए अब ये दोनों को मानते हैं, र से राम और म से मोहम्मद। राम शब्द में र से राम है और म से, तो इसको कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भावना वाली पीठ, रेण वाली शाखा संत दरियाव जी ने जो बनाई। एक खेड़ापा में जो बनाई किसने? रामदास जी ने। याद कर लो, राखे रामदास जी ने खेड़ापा, हरि सिंह ने हरि रामदास जी ने सिंहतल बीकानेर। इस प्रकार ये 4 पीठे हैं आपकी। अब आप ये सुमेलित हो जाएगा, एक का हो जाएगा 2, एक का 2 यहाँ आ रहा है। फिर अब ये 4, 2 बी का हो जाएगा 4 यहाँ आ रहा है। फिर सी का हो जाएगा 3 और ये हो गया 1। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, ये आपकी राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठ। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 4 3 और 1। इस प्रकार से सुमेलित हो जाएगा। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां है? तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? परबत्सर नागौर। कहां पर है? परबत्सर। ध्यान दीजिएगा, वीर तेजाजी। वीर तेजाजी राजस्थान के सर्व प्रमुख लोक देवता। अगर आपसे पूछे राजस्थान के सर्व प्रमुख लोक देवता कौन से हैं, तो ये हैं आपके कौन? ये हैं आपके वीर तेजाजी। ध्यान दीजिएगा, तेजाजी के पापा, तेजाजी के पिताजी का नाम है ताहड़ जी। तेजाजी के पिताजी का नाम था ताहड़ जी जाट। इनकी मम्मी थी राम कुंवरी। तेजाजी की मम्मी का क्या नाम है? राम कुंवरी। और इनकी पत्नी का नाम है पेमल दे। तो ये अपनी पत्नी पेमल दे को लेने गए थे। ध्यान दीजिएगा, पेमल दे रामचंद्र जी की पुत्री है, जो पनहेर के रहने वाले अजमेर जिले में। तो तेजाजी गए थे पेमल को लेने, कोना करने के लिए। तो उसी समय पेमल की एक मित्र थी, सहेली थी, इसका नाम था लाचा गुजरी। तो लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते समय, लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते समय अब ये तेजाजी को सुरसुरा नामक स्थान पर सांप ने डसा था। और इसी कारण तेजाजी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तेजाजी की मृत्यु हुई थी सुरसुरा गांव में। तो इसी सुरसुरा गांव में तेजाजी का मुख्य मंदिर बना हुआ था। इसी सुरसुरा गांव में तेजाजी का मुख्य मंदिर था। लेकिन परबत्सर का एक हाकिम था, परबत्सर का जो एक राजा हुआ करता था, यहाँ का सामंत हुआ करता था। तो परबत्सर का हाकिम सुरसुरा गांव से अब इस मूर्ति को, तेजाजी की मुख्य मूर्ति को कहां ले गया? परबत्सर ले गया।
कहाँ ले गया? परबतसर। तो परबतसर में इनका मुख्य मंदिर हो गया। तेजाजी का मुख्य मंदिर कहाँ है? परबतसर। वो पहले सुरसुरा में था, जहां पर तेजाजी की मृत्यु हुई थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी, 13 दशमी के दिन तेजाजी की मृत्यु हुई थी। तो अभी उसी उपलक्ष्य में, इसी परबतसर नागौर में तेजाजी का पशु मेला लगता है, जो राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। तो तेजाजी राजस्थान के सर्वप्रमुख लोक देवता हैं। इनके पापा ताहरजी जाट थे, मम्मी राम कुंवरी, पत्नी पेमल दे। तो पेमल दे को लेने गए थे तेजाजी अजमेर। तो अभी उनकी एक सहेली थी लाचा गुजरी, जिनकी गायों को चुरा लिया गया था। तो लाचा गुजरी की गायों की रक्षा करते समय तेजाजी को सुरसुरा गांव में एक सांप ने डसा था, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो अब ना कि तेजाजी का मुख्य मंदिर जो था वो यहीं पर सुरसुरा में था, लेकिन इस मंदिर की मूर्ति को परबतसर का हाकिम परबतसर ले गया। तब से तेजाजी का प्रमुख तीर्थ स्थल कहां हो गया है? परबतसर नागौर में, जहां पर भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी के दिन तेजाजी का विशाल मेला लगता है, जो राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। तो सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है तेजाजी का? परबतसर नागौर। अच्छा, तेजाजी का जन्म कहां हुआ है? करनाल नागौर 1073 में, 1120 विक्रम संवत मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी, करनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कहां हुई थी? तो सुरसुरा गांव में हुई थी। यहीं पर इनका था मुख्य मंदिर, जिसे आज वर्तमान में कहां पर स्थापित कर दिया गया है? परबतसर। तो तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा हो जाएगा? परबतसर नागौर। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? गलत है। कौन सा गलत है? अब ये कैला देवी, बिल्कुल कैला देवी काली सील नदी के किनारे त्रिकुट पर्वत पर करौली में स्थित है। करनी माता देशनोक चूहो वाली देवी, देशनोक बीकानेर। करनी माता देशनोक बीकानेर में चूहो वाली देवी ने कहा जाता है। जीण माता, जीण माता जम्वा रामगढ़ में नहीं है, जीण माता है रेवासा सीकर में। जीण माता कहां पर है? रेवासा सीकर हर्ष पर्वत पर। खट्टर ने बनवाया ये मंदिर। तो यही गलत हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा आपका यही वाला। जमवा रामगढ़ में जमवाय माता है। रानी सती, रानी सती झुंझुनू में, बिल्कुल ठीक है। आज अमावस्या है, आज रानी सती का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को झुंझुनू में, जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। दादी जी नारायणी माता झुंझुनू में, बाकी सब ठीक है, लेकिन जीण माता रेवासा में होनी चाहिए, रेवासा सीकर में, जबकि यहाँ लिखा है जमवा रामगढ़, गलत। जमवा रामगढ़ में जमवाय माता है, कछवा वंश की कुलदेवी। जीण माता तो कहां पर है? रेवासा सीकर में। तो असंगत है। कौन सा असंगत है? जीण माता। प्रश्न नंबर 15, जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तहरि का मेला आयोजित होता है। ध्यान दीजिएगा, भगवान भर्तहरि, भगवान भर्तहरि का मेला अलवर में लगता है। कहां लगता है? अलवर में। कब लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। अब ये मेला लगता है कहां पर? अलवर में। भगवान भर्तहरि का मेला, मुख्य मंदिर भगवान भर्तहरि का, जिसमें आप देखिएगा कनपटे जोगी, नाथ योगी आदि शिरकत करते हैं। तो अब भगवान भर्तहरि का मेला कहाँ लग रहा है? अलवर में। और कब लग रहा है? तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, राधा अष्टमी के दिन। और इसी दिन सवाई भोज का मेला भी लगता है आपके आसिंद भीलवाड़ा। तो इसी दिन लगता है आपका भर्तहरि का मेला। कहां पर? अलवर में। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तीज त्योहारा बाउडी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बाउडी ले डूबी गणगौर। तो अब ये तीज त्योहारों से बाउडी आती है, त्योहार मतलब तीज से त्योहारों की बाउडी आती है। और ये तीज कौन सी है? तो यह छोटी तीज जो आती है कब? श्रावणी तीज को, श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को आप मनाते हैं छोटी तीज। छोटी तीज, छोटी तीज जिसे ही आप क्या बोलते हैं? हरियाली तीज कहते हैं। जिसे आप क्या बोलते हैं? हरियाली तीज। तो छोटी तीज, छोटी तीज से ही राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ, आगमन माना जाता है। और अंत किससे माना जाता है? तो गणगौर।
तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारों की मतलब तीज से त्योहारों की बावड़ी आती है यानी बाढ़ आती है, और ले डूबी गणगौर, गणगौर से क्या होते हैं, त्योहार समाप्त माने जाते हैं राजस्थान में। तो ये श्रावण की तीज यानी श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाते हैं, हरियाली तीज। और अब ये जो तीज है इसकी सवारियां कहाँ की प्रसिद्ध है, तो इसकी सवारियां प्रसिद्ध है जयपुर की। और कल वाले पेपर में बताया था मैंने, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, जिसको हम कजली तीज भी कहते हैं, बूंदी की प्रसिद्ध भाद्रपद कृष्ण तृतीया। और ये छोटी तीज है, ये छोटी तीज जो आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। और इसी त्योहार से हम राजस्थान में क्या मानते हैं, त्योहारों का आगमन मानते हैं। तो बताओ त्योहारों का अंत किससे माना जाएगा, बिल्कुल गणगौर से। कहां से माना जाएगा, गणगौर से। तीज त्योहारा बावड़ी और ले डूबी गणगौर। तो यहाँ पर त्योहारों का आगमन कौन सी तिथि से, श्रावण शुक्ल तृतीया। त्योहार कौन सा है, छोटी तीज। और छोटी तीज की सवारियां कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध। प्रश्न नंबर 17, गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है। गरासिया जनजाति, गरासिया जनजाति सिरोही के कहूं तो मुख्य रूप से माउंट आबू के आसपास के क्षेत्रों में सर्वाधिक निवास करती है। मूल रूप से गुजरात की, और गुजरात से आकर राजस्थान के बॉर्डर पर सिरोही में वहां पर निवास करने लगी। तो इस गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है, कोतवाल। कोतवाल सहरिया जनजाति का मुखिया है। कोतवाल किस जनजाति का, सहरिया जनजाति का मुखिया है। गमेती भील, गमेती भील जनजाति का मुखिया है। गमेती किस जनजाति का मुखिया माना जाएगा, भील। घोर गरासियाओं के घर को कहते हैं सहलोत। ये रहा उत्तर, सहलोत या सेलोत, सहलोत या सेलोत। तो गरासिया जनजाति का जो मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं, सेलोत या सहलोत कहते हैं। कोतवाल, यहाँ लिखा है कोतवाल, तो वो सहरिया जनजाति का मुखिया है। गमेती भीलों का है। गमेती, तदवो, वंशावो, गमेती और पालवी, ये भीलों के मुखियाओं के नाम है। घोर कहते हैं गरासियाओं के घर को, सहलोत या सहलोत कहते हैं गरासिया के गांव के मुखिया को। इसका उत्तर हो जाएगा सहलोत या सहलोत, सहलोत या सहलोत। प्रश्न नंबर 18, मौसर क्या है। मौसर, ओसर, जोसर, नुक्ता, मृत्यु भोज। मौसर जिसको ओसर भी बोलते हैं, मौसर जिसको ओसर भी बोलते हैं, इसको नुक्ता भी कहते हैं, इसको मृत्यु भोज भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मृत्यु के 12वें दिन, 12वां, मृत्यु के 12वें दिन मृतक के परिवार आप देखिएगा एक सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं। इसका आयोजन करते हैं सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, जिसमें पंडित और अन्य रिश्तेदार मिलने वाले सारे सगे संबंधियों को बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं। तो यही कहलाता है आपका ओसर, मौसर, नुक्ता या मृत्यु भोज। तो ये क्या है आपका, मृत्यु भोज की प्रथा। ये कौन सी प्रथा है, मृत्यु भोज की प्रथा। मृत्यु के 12वें दिन बाहर हुआ करते, तो मृत्यु भोज के 12वें दिन आप देखिएगा मृतक के जो परिजन होते हैं वो क्या करते हैं, सामूहिक भोज का आयोजन करते हैं, जिसमें सगे संबंधी और रिश्तेदार आदि को सभी को बुलाकर आमंत्रित करके सामूहिक भोज करवाया जाता है। इसी परंपरा को मौसर, ओसर या नुक्ता कहते हैं। ध्यान रखना, कुछ लोग जीवित ओसर, जीवित मौसर मतलब जीते जी ही अपना नुक्ता करके जाते हैं, उसको जीवित ओसर या जीवित मौसर बोले। तो ये नुक्ता क्या है, ये मौसर क्या है, मौसर, ओसर या नुक्ता क्या है, तो ये मृत्यु भोज की प्रथा है। ये कब होती है, मृत्यु के 12वें दिन मृतक के परिवार वाले करते हैं सामूहिक भोज का आयोजन, उसे कहा जाता है जोसर, मौसर या नुक्ता। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, सबसे पहले किसने किया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, ये किसने किया है, तो ये किया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ये रहा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन।
पुस्तक कौन सी है? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए, राजस्थानी भाषा की बात कर रहे हैं, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले कौन है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने क्या लिखा है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द दिए। तो सबसे पहले शब्द देने वाले कौन हो गए आपके? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। प्रश्न नंबर 20, पृथ्वीराज रासो। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत सरल सा प्रश्न लग रहा होगा आपको, पर इस प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा आपके इस पेपर में, आने वाले पेपर में। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये चंद्र बरदाई। कौन है? चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर और दिल्ली के शासक का दरबारी कवि था चंद्र बरदाई। तो उन्होंने पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज चौहान का मित्र भी था, सखा भी था। तो उनके दास दरबार में हमेशा पूरे जीवन का पृथ्वीराज चौहान के साथ रहा। तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन उसने महाकाव्य, ये जो पृथ्वीराज रासो ये क्या है? एक महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, विशाल ग्रंथ है। 16,306 छंदों का ग्रंथ, 16,306 छंद है इसमें, 16,306 छंदों का विशाल काय ग्रंथ है, जिसकी रचना चंद्र बरदाई ने की थी। और ऐसा माना जाता है कि चंद्र बरदाई इसको अधूरा छोड़कर मरे थे। तब इसके चंद्र बरदाई के पुत्र थे जलहण। जलहण ने इसे पूर्ण किया था। इसे पूरा किसने किया था? जलहण ने पूरा किया था। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर लिखा गया, उनके पूरे जीवन पर लिखा गया पृथ्वीराज रासो ग्रंथ चंद्र बरदाई ने लिखा है, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 16,306 छंद, बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसे चंद्र बरदाई अधूरा छोड़कर मरे थे, जिसे उनके पुत्र जलहण ने पूर्ण किया था, जिसे उनके पुत्र जलहण ने पूरा किया था। तो इस ग्रंथ के रचयिता कौन हो जाएंगे आपके? चंद्र बरदाई। प्रश्न नंबर 21, गणेश्वर सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, किस काल से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये हमारे कांतली नदी, कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे सीकर में है। नीम का थाना कांतली नदी के किनारे कहां पर है? सीकर में। और अभी ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये आज से 4,000 वर्ष पुरानी है। आज से लगभग कितनी? 4,800 वर्ष पुरानी, वर्ष पूर्व ये सभ्यता विद्यमान थी। तो ये जो समय ये है तांबे का, कौन सा समय है ये? तांबे का, ताम्र या कांस्य युग। ध्यान दीजिएगा, ये जो गणेश्वर सभ्यता है इस सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल, इस सभ्यता की खोज किसने की है? तो रतन चंद्र अग्रवाल ने की है। और इसकी खुदाई किसने करवाई है? खुदाई करवाने का श्रेय तो रतन चंद्र अग्रवाल है, खुद है रतन चंद्र अग्रवाल। और इन्होंने साथ में लिया था विजय कुमार। तो रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने सभ्यता की खुदाई करवाई। अब खोज तो की रतन चंद्र अग्रवाल ने, उसके बाद खुदाई कर रतन चंद्र अग्रवाल के साथ दिया था किसने? विजय कुमार। अब ऐसे हालत में ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता से आपको तांबे के सबसे पुराने उपकरण मिले। तो अभी इसी आधार पर इस सभ्यता को भारत में, राजस्थान में नहीं, भारत में ताम्र सभ्यता की जननी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भारत में ताम्र सभ्यता की जननी। अर्थात भारत में जितनी भी ताम्र सभ्यताएं हुई उन सब में सबसे पुराना तांबा जो आपको प्राप्त हुआ है वो इसी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। इस कारण इसको भारत में ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। तो अभी लिए ताम्र सभ्यता की जननी है, तो ऐसे हालत में यहाँ पर कौन सा धातु मिलने वाला है आपको? तांबा और साथ में क्या है? कांस्य युग। तांबा और कांसा कैसे बनता है?
पीतल, तांबा और जस्ता के मिश्रण से। तो इस प्रकार ये ताम्रकालीन स्थल है। तो गणेश्वर सभ्यता इस किस काल से संबंधित है? ताम्रकालीन, ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये कौन सी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता। कहां पर है? तो कांतली नदी के किनारे सीकर, नीम का थाना, सीकर में नीम का थाना में। और कितने वर्ष पुरानी? तो आज से लगभग 4800 साल पुरानी है। खोज किसने की? तो रतन चंद्र अग्रवाल ने की है। खुदाई रतन चंद्र अग्रवाल और उनके साथ दिया था विजय कुमार ने। यहाँ से तांबे के सर्वाधिक और तांबे के, समझ लीजिएगा, तांबे के सर्वाधिक उपकरण आहार से मिले पूरे भारत में। तांबे के सबसे ज्यादा उपकरण आहार से मिले, इसलिए उसको ताम्रवती नगरी कहते हैं। और तांबे के सबसे पुराने, तांबे के सबसे पुराने उपकरण, तांबे के सबसे पुराने उपकरण आपको इसी गणेश्वर सभ्यता से मिले। तो इसी कारण इसको भारत में ताम्र सभ्यता की जननी कहते। तो ये सभ्यता हो जाएगी आपकी कौन सी? गणेश्वर। कौन सी सभ्यता है? कौन से युग की है? तो ताम्रयुगीन और कांस्ययुगीन सभ्यता है। प्रश्न नंबर 22, अजमेर का संस्थापक था, अजमेर का संस्थापक था अजय राज चौहान। अजमेर की स्थापना करने वाला कौन था? अजय राज चौहान। अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में, अभी ये आया था कहां से? सांबर से। अजय राज चौहान मूल रूप से कहां का है? सांबर का चौहान था, पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र। तो अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में अजय मेरू, अजय मेरू नामक कस्बा बसाया था, जिसे आप अजमेर कहते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं? अजमेर। और समय इसका 1113 में इसने अजमेर नामक कस्बा बसाया था, अजय राज चौहान ने बसाया। और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, अगर पूछे कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, तो कर्नल जेम्स टोड बताएगा अजय पाल। ध्यान रखना, एक ही नाम है, ये अजय पाल कह रहा है और इतिहासकार कहते हैं अजय राज चौहान। क्या बोलते हैं? अजय राज चौहान। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार पूछे तो अजय पाल लगाइएगा। फिर 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने अजमेर नामक कस्बा बसाकर इसे अपनी राजधानी बना लिया था। और इसी समय यहाँ पर एक किला बनवाया, जिसे आप अजमेर का तारागढ़ कहते हैं, गढ़ बीटली कहते हैं, पुरू का जिब्राल्टर, दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, राजस्थान का हृदय कहते हैं। ये बनाने वाला कौन है? आपका अजय राज चौहान। और याद रखना, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार पूछे तो फिर अजय पाल ही इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 23, कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा, राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? अर्थात ध्यान दीजिएगा, राणा कुंभा जिसे राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं, विद्वान शासक था, साहित्यकार शासक था, संगीत का ज्ञाता था, कई सारी भाषाएं जानता था। तो इसने कई सारे ग्रंथ लिखे। तो अभी इन ग्रंथों में राणा कुंभा, महाराणा कुंभा, मेवाड़ के बहुत बड़े राजा, तो राणा कुंभा जो है इनके द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ नहीं था? संगीत राज इन्होंने लिखा है, संगीत मीमांसा इन्होंने लिखा है, संगीत स्वप्न, संगीत रत्नाकर नहीं, ये इनका ग्रंथ नहीं है, इनका ग्रंथ नहीं है। सूर प्रबंध भी है इनका। अब ये संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, तीन तो ये हो गए। इसके अलावा राणा कुंभा के और ग्रंथ हैं। अब ये कौन कौन से? तो एक है संगीत क्रम दीपिका, एक इन्होंने लिखा है संगीत क्रम दीपिका। इसके बाद हरिवार्तिक, एक लिखा है इन्होंने कामराज रतिसार, राणा कुंभा ने लिखा है एक कामराज रतिसार। सूर प्रबंध, सुधा प्रबंध हो गया, संगीत मीमांसा, संगीत राज हो गया, संगीत क्रम दीपिका, हरिवार्तिक, कामराज रतिसार, ये एक वाक प्रबंध राणा कुंभा के द्वारा लिखे गए मूल ग्रंथ। तीन तो, चार तो ये हो गए और तीन ये हो गए। संगीत नहीं है। संगीत रत्नाकर की राणा कुंभा ने टीका लिखी है, संगीत रत्नाकर की टीका लिखी है, चंडी शतक की टीका लिखी है और गीत गोविंद की भी टीका लिखी। टीका का मतलब व्याख्या की है अपने शब्दों में। तो इसने 3 टीकाएं भी लिखी है। मैं लिख देता हूं यहाँ पर नाम राणा कुंभा के। 7 तो ये मूल ग्रंथ हो गए, 4 तो ये हो गए और 3 ये हो गए। इसके अलावा राणा कुंभा ने टीकाएं लिखी है। कुछ ग्रंथों की क्या लिखी है? टीकाएं। एक तो लिखी है चंडी शतक की टीका, एक लिखी है संगीत रत्नाकर की टीका और एक लिखी है गीत गोविंद की टीका। और गीत गोविंद की टीका राणा कुंभा ने लिखी है रसिक प्रिया के नाम से।
नकल, चंडी शतक की नकल चंडी शतक के नाम से की, संगीत रत्नाकर की नकल भी संगीत रत्नाकर के नाम से की, लेकिन गीत गोविंद की जो नकल की है, टीका लिखी है, वो रसिक प्रिया के नाम से लिखी। तो ये 3 टीकाएं भी है राणा कुंभा की, और ये 7 जो है वो उसके मूल ग्रंथ है। 4 मैंने यहां लिखे और 3 वो हो गए, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध या सुधा प्रबंध, संगीत क्रम दीपिका, हरिवार्तिक, कामराज रतिसार और वाक प्रबंध, ये राणा कुंभा के मूल ग्रंथ है, और 3 है ये टीका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, राणा कुंभा का प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, कहीं ना कहीं से जरूर प्रश्न बनेगा इनका, ध्यान रखिएगा। ये 7 पुस्तकें और ये 3 टीका है। प्रश्न नंबर 24 राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ था? राजस्थान में, ये कह रहा है कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी वो कहां से प्रारंभ हुई थी और कब प्रारंभ हुई थी? तो अभी ये नसीराबाद छावनी से प्रारंभ हुई थी 28 मई 1857। ये रहा 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद छावनी की 15वीं एनआई, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं एनआई यानी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी कब? 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी की 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी। 3 जून को नीमच में हुई थी, 21 अगस्त को माउंट आबू में हुई थी, हरिपुरा के सैनिकों ने की थी, 9 सितंबर को आहुआ में बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। तो ऐसे हालत में देखिएगा नसीराबाद छावनी में राजस्थान में क्रांति का किसका श्री गणेश कहूं या प्रारंभ कहूं मैं 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्तावर सिंह ने किया। प्रश्न नंबर 25 हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक था नैनूराम शर्मा। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? नैनूराम शर्मा। अभी इन्होंने ही हाड़ौती प्रजामंडल बनाया था। उन्नीस सौ 34 हाड़ौती प्रजामंडल नैनूराम शर्मा और इनके साथ थे अबिन हरी, नैनूराम शर्मा और अबिन हरी ने मिलकर हाड़ौती प्रजामंडल बनाया था 1934 में। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी। फिर आप देखिएगा ये हाड़ौती प्रजामंडल जो था ये समाप्त हो गया था, निष्क्रिय हो गया था। फिर इसी नैनूराम शर्मा ने इन्हीं अबिन हरी के साथ मिलकर अब ये कोटा प्रजामंडल की स्थापना की 1939 में। पहले बनाया 1934 में पर समाप्त हो गया नैनूराम शर्मा और अबिन हरी ने। फिर इसको कोटा के नाम से, कोटा प्रजामंडल के नाम से 1939 में बनाया। तो नैनूराम शर्मा, अबिन हरी और इनके साथ यहां पर आकर 1939 में एक और व्यक्ति जुड़ गए थे, धन सुख लाल। तो ये 3 लोगों ने मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना की 1939 में। पहले हाड़ौती सेवा संघ बना, फिर हाड़ौती प्रजामंडल बना 1934 में, नैनूराम शर्मा और अबिन हरी ने बनाया। फिर ये समाप्त हो गया, निष्क्रिय हो गया, तो फिर कोटा प्रजामंडल के नाम से 1939 में बनाया नैनूराम शर्मा ने ही, अबिन हरी और तनसुख लाल के साथ में मिलकर। तो हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक भी कौन हो जाएंगे आपके? नैनूराम शर्मा। प्रश्न नंबर 26 विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो अभी ये घटना है 25 मार्च 1948 की। 25 मार्च 1948 राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण, कौन सा चरण बना था? दूसरा चरण, दूसरा चरण, जिसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ, इसमें हाड़ौती, वागड़ आदि की रियासतों को शामिल किया गया था। कौन कौन सी रियासतें थी? तो हाड़ौती की रियासतें हो जाएंगी कोटा, बूंदी, झालावाड़। हाड़ौती की तो हो गई कोटा, बूंदी और झालावाड़। वागड़ की हो गई डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। एक आपके किशनगढ़ जुड़ा था इसमें,
और अभी इसके अलावा कोटा बूंदी, कोटा बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, एक आपका किशनगढ़ इसमें जुड़ा था, और प्रतापगढ़, तो शाहपुरा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, तो ये सारी 9 रियासतें जोड़कर आपने बनाया था पूर्व राजस्थान संघ। अब आप देख रहे थे कि ये बांसवाड़ा के राजा थे। कौन थे? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा भी समय दूसरे चरण में शामिल हुआ था। तो बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने बांसवाड़ा रियासत को सरकार को देते समय जब विलय पत्र प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन करने पड़ेंगे, तब बांसवाड़ा के राजा महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं विलय पत्र पर नहीं, अपने डेथ वारंट यानी मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये किसने कहा था? ये कहा था बांसवाड़ा के राजा चंद्रवीर सिंह ने कहा था। कब कहा था? तो 25 मार्च 1948 को कहा था। दूसरा चरण बन रहा था जिसका क्या नाम था? पूर्व राजस्थान संघ। उस समय कहा था इन्होंने कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 27, राजस्थान उच्च न्यायालय, संविधान से संबंधित। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य यानी प्रधान पीठ कहां है? तो अभी ये है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। ध्यान रखना, राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन, राजस्थान हाई कोर्ट का गठन 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? जयपुर में। लेकिन सत्यनारायण राव समिति, कौन सी समिति थी? सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर, इसकी सलाह के आधार पर अभी का राजस्थान उच्च न्यायालय को जयपुर से स्थानांतरित करके कहां ले जाया गया? जोधपुर। तो वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर है? जोधपुर में। जबकि जयपुर में 1977 से उच्च न्यायालय की खंडपीठ चल रही है। यहाँ पर क्या है? खंडपीठ है। जबकि आप इसको बनाते समय जयपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना जयपुर में की गई थी, लेकिन सत्यनारायण राव समिति की सलाह के आधार पर अब इस राजस्थान उच्च न्यायालय को 1956 में जयपुर से कहां पर? जोधपुर स्थानांतरित कर दिया, और जयपुर में 1977 से खंडपीठ चल रही। तो वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां है? तो वो जोधपुर में। और आपसे पूछे कि खंडपीठ कहां है? तो वो जयपुर में। और कब से प्रारंभ हुई है? तो 1977 से जयपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ चल रही, और मुख्य पीठ है आपकी कहां पर? जोधपुर। राजस्थान में प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राजस्थान में प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष। विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, विधानसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम होता है राज्यपाल। विधानसभा के जो सभी सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का काम किसके पास होता है? राज्यपाल का। लेकिन राज्यपाल क्या करता है? नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यों में से किसी वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है और उसको शपथ दिला देता है। कौन? राज्यपाल। अब ये जो प्रोटेम स्पीकर को शपथ तो दिला दी राज्यपाल ने, अब राज्यपाल क्या करता है? इनसे ही बोल देता है कि आप ही क्या करो, अन्य सदस्यों को शपथ दिला दो। तो प्रोटेम स्पीकर का जो कार्य होता है वो क्या होता है? शपथ दिलाना। किसको शपथ दिलाना? तो विधानसभा के सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों। तो ऐसी हालत में इस प्रोटेम स्पीकर को कौन शपथ दिला देगा? राज्यपाल। और बाकी जो बचे हुए सदस्य उनको कौन शपथ दिलाएगा? फिर प्रोटेम स्पीकर। तो इस प्रोटेम स्पीकर को यानी विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा? ये राज्यपाल दिलाएगा। आपका कौन दिलाएगा? राज्यपाल। ये राज्य प्रोटेम स्पीकर, जिसको हम अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, को शपथ दिलाता है राज्यपाल। और ये प्रोटेम स्पीकर क्या करेगा? बाकी अन्य विधानसभा के सदस्यों को क्या दिला देगा? शपथ दिलाएगा। प्रश्न नंबर 29, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। तो अभी का इस दिन जन्म हुआ था वसुंधरा राजे सिंधिया का, जो 2003 में राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी।
तो 8 मार्च को इनका जन्म हुआ है और इस दिन आप क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। तो इस दिन जन्म हुआ था राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का, जो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है और राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। इनका जन्म हुआ था 8 मार्च को, जिस दिन आप क्या मनाते हो, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते। अंतिम प्रश्न ले रहा हूं मैं, प्रश्न नंबर 30। संविधान की 11वीं अनुसूची, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए? ध्यान दीजिएगा, पंचायत राज अधिनियम 73वां संविधान, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को पहली बार संवैधानिक दर्जा दिया गया, कानूनी मान्यता दी गई और इसी के द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ या कहीं अनुच्छेद 243 न तक पंचायती राज से संबंधित कानून बनाए गए और इसी अधिनियम के द्वारा 11वीं अनुसूची बनाई गई थी। कौन सी अनुसूची बनाई गई थी? 11वीं। इसी अधिनियम के द्वारा 11वीं अनुसूची बनी है। तो इसमें पंचायत राज से संबंधित कितने विषय जोड़े? 29 विषय जोड़े। और ये जो पंचायत राज से संबंधित विषय है, ये किसके विषय है? राज्य सूची के विषय। इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? तो राज्य सरकार को होता है। तो पंचायत राज से संबंधित 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए हैं? कुल 29 विषय जोड़े गए हैं। और ये कौन सा संशोधन हुआ था? तो ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ था 1993 में, जिसे ही हम पंचायत राज अधिनियम कहते हैं। तो इसी अधिनियम के द्वारा पंचायत राज से संबंधित कानून बनाए गए थे आपके संविधान। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार मैं आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। अवश्य ही आपको आने वाली परीक्षा में बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।